आज बेसिक डिप्लोमा कोर्स ऑफ नेचुरोपैथी का 5वां दिन है। क्योंकि अभी जो चल रहा है, हम कैसे अपने शरीर का स्वतः जांच कर सकते हैं, हमें कौन सी परेशानियां हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। और इसके लिए आपको किसी पैथ लैब में जाने की जरूरत नहीं है, कोई एमआरआई सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे व्यायाम के द्वारा, सिंपल एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीरों का निरीक्षण करके, अपने त्वचा का निरीक्षण करके कैसे प्राप्त जानकारी यह प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कौन सी तकलीफ है, कौन सी बीमारी। और यह प्रकरण के द्वारा आप भविष्य में आने वाली विकट समस्याओं से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बाकी के 4 सेशन भी अटेंड कर लिए होंगे, और नहीं अगर अटेंड किए हैं तो वह यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे लाइव अवेलेबल है। आप लोग उसको जरूर देखें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, बिल्डिंग वेल्थियर कम्युनिटी। नेचुरोपैथी का यह सेशन का मुख्य लक्ष्य यह है कि आप बीमार ही ना पड़े। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, और मैं बोलूंगा समाज में दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वह है जो आप बीमार पड़ते हैं और आपको ठीक करते हैं, दे आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब। लेकिन एक वह डॉक्टर हैं जो आपको पहले ही वह तरीका बता देते हैं कि आप बीमार ही नहीं हो सके, एंड वह आप भी बन सकते हैं। एंड द ग्रेट जॉब इज बीइंग डन बाय डॉक्टर संतोष पांडे सर। यस, बीमारी असंतुलन के कारण होता है या शरीर के अंदर टॉक्सिन के कारण होता है। नेचुरोपैथी इन दोनों पे काम करता है। कैसे प्राकृतिक जो शरीर के गुण हैं, जो शरीर के कारक हैं, तत्व हैं, उनको कैसे बैलेंस कर दिया जाए, और अगर शरीर के अंदर कोई टॉक्सिन पड़ा हुआ है, विष पड़ा हुआ है, उसको कैसे रिमूव कर दिया जाए। स्वागत करेंगे हम लोग डॉक्टर संतोष कुमार पांडे सर का। नमस्कार सभी साथियों को, सुप्रभात। जैसा कि हम लोग की सीरीज चल रही है दोषों के पहचान की, कि किस तरह से हम शरीर में आपके शरीर के स्वास्थ्य की पहचान कर लें। स्वास्थ्य की पहचान बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी ट्रीटमेंट को करने में। तो स्वास्थ्य की पहचान में पूर्व में भी हमने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं। आज का भी तरीका बड़ा रोचक है, और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें तो हमें पहले से पता है, लेकिन हमने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक चिकित्सा की सभी चीजें इतनी ही सरलतम हैं और आनंद देने वाली हैं। जैसे अपने पिछले सेशन में आपको बताया था कि शारीरिक फिटनेस कैसे आप एक एक अंग को चेक कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, शरीर का अगला हिस्सा, शरीर का पिछला हिस्सा, दाहिना हिस्सा, बायां हिस्सा, मतलब ये चारों तरफ के आवरण को देख करके भी रोगों की पहचान की जा सकती है। जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं, हम इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे चलेंगे। मैं पुनः रिमाइंड कराऊंगा, जैसे पहले बताया गया था कि सभी रोगों का कारण एक है, और वह है शरीर में विजातीय द्रव्यों का, टॉक्सिन का इकट्ठा हो जाना। अब शरीर में कहीं भी आपके विजातीय पदार्थ इकट्ठा होंगे तो वही रोगों का कारण बनेंगे। और इस विजातीय पदार्थ को कैसे पहचानेंगे कि क्या विजातीय पदार्थ है? जो पदार्थ शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, मतलब हमने भोजन कर लिया, भोजन गया, पाचन हुआ, अब उसको जो भी विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं, वो सारा शरीर ने ले लिया। अब लेने के बाद भी अगर हम उसको स्टोर रखते हैं तो वही विजातीय पदार्थ हो जाए। तो विजातीय द्रव्य वह द्रव्य कहलाता है जिसका हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं है। जब तक संबंध है वो भीतर रहा, भोजन के रूप में, पानी के रूप में, और उसका अगर टाइम से निष्कासन हो गया तो इसका मतलब आपका शरीर स्वस्थ है। वैसे तो प्राकृतिक रूप से जो हमारा शरीर है, जो भी विजातीय द्रव्य है उनको बाहर कर देता है। लेकिन जब विजातीय द्रव्य, जब ये चीजें हमारे शरीर में रुकी रहती हैं किसी कारण से, लेते ज्यादा है निकलता कम है, तो उनका शरीर में कहीं ना कहीं संचय शुरू हो जाता है। और यही जो संचय होता है यह हमारे रोगों का कारण होता है। तो पहले सबसे ज्यादा ये संचय चीजें कहाँ होती हैं? जब भी हम खाते हैं तो मोशन वाला हिस्सा, मतलब जिसको बोलेंगे कि पेड़ू का हिस्सा, पेड़ू के हिस्से में ही ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। और पेड़ू के पास इकट्ठा हुआ तो मल द्वारा अगर निष्कासन हो गया तो ठीक। लेकिन अगर मल की प्रक्रिया आपकी सही नहीं हुई तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वह शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई कर दिया जाता है। किसके रूप में? कचड़े के रूप में, गार्बेज के रूप में। और खास तौर से इस बात को सभी लोग जानते हैं कि दिक्कत होती है पेट में, जबकि मैं बोलता हूं गैस से 80 तरह की बीमारियां होती हैं। जो सबसे मुख्य बीमारी है वो है सिर का दर्द। अब समस्या है पेट में दर्द कर रहा है सिर,
और आप जाते हैं दर्द के लिए रेगुलर दवा खाते हैं जिससे डैमेज होती है किडनी। अब सोचिए कि ये मशीनरी, ये तंत्र कैसा बना हुआ है कि दर्द कहीं हो रहा है और अगर ट्रीटमेंट आपने कहीं का किया तो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मूलभूत जो कारण है वह है मल का संचय होना। तो मल संचय होगा और ये सारे इंडिकेटर मैं फिजिकल रूप में कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आप उन चीजों को जान सकते हैं कि जिससे आप अपने बॉडी के इंडिकेशन को पहचान सकें। तो आज अगले इंडिकेशन के रूप में बॉडी का अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, अगल का हिस्सा, बगल का हिस्सा, इस विषय में आपको डीप बताएंगे। तो दोस्त, जब ये मल संचय होता है तो अब दिक्कत कहाँ पे होती है? तो जब पेड़ों के नीचे होता है तो शरीर में अकड़न आने लगती, शरीर की आकृति में फर्क पड़ने लगता है और शरीर के बाहरी आवरण को केवल देख करके आप जो है कि पता कर सकते हैं। अब इस बात को भी जानना है कि शरीर में दोष कितनी मात्रा में संचित हो रहा है और किस भाग में संचित हो रहा है। इसके कारण में अगर संचित है तो क्या क्या रोग है, रोग से भी कारण का पता किया जा सकता है कि यहां संचय होता है तो ये समस्या होती है, और इससे रोग की गंभीरता का पता चलता है। अब मल कहाँ पे संचय हुआ है उससे उस रोग की गंभीरता का पता चलता है, और फिर ये पता चलता है कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया शरीर के 4 हिस्सों में मल संचय होता है। पहला सामने का हिस्सा, दूसरा पीछे का हिस्सा, अगल का हिस्सा, बगल का हिस्सा, और कभी कभी ये सिंचित मतलब होता है मिश्रित पूरा संचय हो रहा है ऊपर से नीचे तक। आजकल ज्यादा हैवी काया वाले जो नजर आते हैं वो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक स्टोर किए रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे और पहचानने आपको बताएंगे कि आगे का संचय जो हो रहा है वह कैसे क्लियर होगा। तो आगे का जब संचय शुरू होता है बॉडी में आपके मल, तो आपका शरीर ऊपर सिर से लेकर नीचे पांव तक फैल जाता है, एक्सपेंड होने लगता है, बढ़ने लगता है। और क्या होता है इसमें, गर्दन आगे की ओर कुछ बड़ा और चेहरा अधिक भारी मतलब हैवी चेहरा लगने लगता है, मुंह बड़ा और लंबा लगने लगता है। चेहरा को गर्दन से अलग करने वाली सीमाएं अस्पष्ट हो जाती है। अगर आपकी गर्दन पतली है तब तो दिखेगा, जिनको देखेंगे बिल्कुल संचय करके गोलू मटोलू हो गए हैं तो उनका गर्दन और ये हिस्सा भी एक में लगने लगता है, ठीक। अच्छा, इनकी जो चमड़ी होती है वो हल्की सूखापन होता है, रूखापन लिए होने लगती है, चमक कम होने लगती है। और जो माथा होता है वो इस तरह से फिक्स होता है बॉडी में कि जैसे होता है नॉर्मल व्यक्ति अपने गर्दन को घुमा सकता है, फ्री माइंड हो सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकते। चेहरे में उनके एकदम पूरा लटका हुआ था, सुजन रहती है, फुला हुआ रहता है। तो ये जब इस तरह के लोग आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि ऐसे लोगों ने आगे की आवृत्ति को ज्यादा संचय कर लिया है। अब इस तरह के संचय वाले लोगों को क्या क्या रोग होते हैं, किन किन चीजों का खतरा ज्यादा रहता है? ऐसे लोगों को खसरा, बुखार, डिप्थीरिया, फेफड़ों की सूजन, सामने के हिस्से में फुंसियां, गला, गर्दन, मुख संबंधी रोग, ज्यादातर सबसे पहली पहचान सिर दर्द, आगे का ये वाला हिस्सा गंजा हो जाते हैं, दांतों की समस्या होती है और आंखों के रोग होते हैं। और ऋतु थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी सर्दी हो गई तो इनको समस्या होने लगी। तो आगे का हिस्सा आपने पहचान लिया, ठीक। जब सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप रोगों की पहचान करना और उसको दूर करना, दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी। तो शरीर के सामने भाग के संचय हो जाने पे क्या क्या और चीजें होती हैं, और स्पष्ट इस बात को समझिए। चेहरे पर दाग, जो काला दाग लोगों के फेस पे होता है, अगर काला स्पॉट किसी के चेहरे पे हो रहा है इट मीन्स फ्रंट के भाग पे कहीं संचय है जो वो इंडिकेट कर रहा है आपका चेहरा। दूसरा, पेट की खराबी या कब्ज, अगर कब्जियत ज्यादा हो रही है इट मीन्स सामने के भाग में संचय कहीं ना कहीं शुरू होना स्टार्ट हो चुका है। चेहरे पर मुहासे, जिनको पिंपल्स मुहासे निकलते हैं, ये भी आपको बता रहा है कि सामने के फ्रंट पे कुछ न कुछ कहीं स्टोरेज हो रहा है, ठीक। अब ठुड्डी के नीचे मांस, ये वाले हिस्से पर भी देखेंगे कुछ लोगों को मांस जमा हो जाता है, लटकता है ये हिस्सा, ठीक। तो ये भी एक इंडिकेटर है। अच्छा, जिन माताओं बहनों के गाल या ठुड्डी लटक रही होती है तो इस बात को ध्यान देना है कि उन माताओं बहनों को भी अक्सर करके इंटरनल डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर गाल वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लटका हुआ है तो समस्याएं बढ़ जाती है, खासतौर से पीरियड की समस्या उनकी ज्यादा होती है। अच्छा, कुछ लोगों का आपने देखा होगा केवल दाहिने साइड का गाल जो है वो लटका रहता है, ये वन साइडेड लटका रहता है। अगर दाहिने तरफ का लटक रहा है तो भी आप जानिए कि उनको समस्या पेट से है, ठीक।
अब आंत की वृद्धि और हार्निया, दाहिने तरफ अगर गाल लटक रहा है तो पहला इंडिकेशन क्या है, आंत की वृद्धि और हार्निया का ये संकेत हो रहा है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा दोनों तरफ के गाल लटके होते हैं, ठीक। दोनों तरफ का अगर गाल लटक गया तो इससे क्या होगा, उनको जो है कि पाचन क्रिया की दुर्बलता होती है। जो टांग होता है, कमर के नीचे का हिस्सा, उनका अक्सर देखेंगे कमजोर होता है। ये एक अच्छी पहचान है आपसे के लिए, जिनको भी गाल जिनके दोनों तरफ के लटके रहे, टाइट होना अलग बात है, जिनका हल्का सा भी गाल लटका तो ये पक्का जान लीजिए कि कमर के नीचे का हिस्सा उनका कमजोर होगा। अब गले पे झुर्रियां अगर पड़ रही है, ये गले गर्दन के हिस्से पे अगर सूखापन है तो ये जान लीजिए कि ये फेफड़े की दुर्बलता को बता रहा है। अब बच्चों के अगर पेट निकले हुए हैं बाहर की तरफ तो उनको यकृत की बीमारी और रक्त की से संबंधी समस्या हो सकती है या है, ठीक। अब अगर बड़ों का पेट ज्यादा निकला हुआ है बाहर तो ये इंडिकेशन है कब्ज का, गैस का, मस्से का, मधुमेह का और हार्निया का खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है। क्योंकि जिनका पेट ज्यादा निकला होता है तो जो अतड़ियां होती हैं उन अतड़ियों में मल फंसने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपने जो सामने की आकृति को देख करके पहचान करना, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के रोगों का संचय उनके शरीर में हो सकता है। अब हम अगल बगल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी किसी का देखेंगे गर्दन एक तरफ बढ़ जाता है, या दाहिना या बायां, कुछ इधर निकल जाएगा, या थोड़ा सा उनका डिफरेंट समझ में आता है। तो इससे होता क्या है, सिर शरीर के मध्य में नहीं रहता, सिर एक तरफा जाने लगेगा, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है स्थिति। अच्छा, जांघों से पैरों की सीमा स्पष्ट हो जाती है, मतलब आपके जो जंघें हैं, देखेंगे कुछ लोगों का वजन बढ़ने पर पैर हल्का सा बीच बीच का हिस्सा बाहर की तरफ जाने लगता है। तो ये जो संचय बॉडी में हो रहे हैं, या इस तरह की जो आकृति आपको दिख रही है, ये अगल बगल के संचय के परिणाम स्वरूप होती है। कुछ लोग केवल एक तरफा चलते हैं तो पता चला एक तरफा उनके जो पोजीशन के नाते या संचय के नाते, एक तरफा जब बॉडी में संचय होता है तो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, ऐसे लोगों को आपने देख लिया अगर एक तरफा वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, इनको दांतों की समस्या होने की ज्यादा संभावना रहती है और अधकपारी होने की ज्यादा समस्या रहती है। अब बाएं तरफ अगर संचय हो रहा है शरीर के बाएं हिस्से में तो त्वचा की सक्रियता को कम कर देता है। जो होता है कि स्किन आपका ग्लो है, स्किन में आपके टाइटनेस है, अगर आपके बाएं तरफ का संचय हुआ शरीर के बाएं हिस्से में तो वो इसको प्रभावित करता है। इसके अलावा वात दोष, गठिया, गर्दन अगर बाएं तरफ को थोड़ा सा कोई झुका के चल रहा है, ये सारी चीजें, इसके अलावा हृदय की दुर्बलता, बाएं कंधे में थोड़ी सूजन या दबाने दबाने से अगर दर्द हो रहा है, और हृदय में सूजन, हृदय का सूजन का मतलब होता है जिनको कभी कभी चढ़ जाती है गैस, बाएं तरफ अगर संचय हो रहा है तो ये सारी समस्याएं उनको आती हैं। तो बाएं अंग में दिक्कत, अधकपारी की समस्या, अगर ये चीजें हैं तो आप ये जान लीजिए कि इनके शरीर में बाएं अंग में कुछ संचय हो रहा है और उस संचय को पहचानना है, जांच करना है। अब दाहिने तरफ के संचय को देख लेते हैं कि दाहिने तरफ अगर संचय है तो ज्यादातर जिन लोगों के हाथों और पैरों में पसीना आता है, हालांकि कम रोगी ऐसे मिलते हैं लेकिन मिलते हैं कि हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो पसीना अगर किसी रोगी को आ रहा है तो यह जान लीजिए कि उनके दाहिने तरफ के अंगों में कहीं ना कहीं कुछ संचय हो रहा है, ठीक। और अगर जब संचय तो हो रहा है, अगर तत्काल कभी उनको पसीना आना ही बंद हो जाए तो ये जान लीजिएगा अब वह लीवर को डैमेज करने वाला है। बहुत से रोगी आपको मिलेंगे, बताएंगे सर मेरे हाथ और पैर में पसीना आता है और हमको तो समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिट हूं बिल्कुल। लेकिन ये जिस जब तक पसीना आता है वो इंडिकेट बार बार बॉडी कर रही है, अन्यथा जिस दिन पसीना आना बंद हुआ उसी दिन आपके लीवर को वो प्रभावित करेगा, ठीक। अच्छा, सामने और अगल और बगल तीनों तरफ संचय हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो सामने अगल बगल अगर एक साथ संचय होता है तो ज्यादातर लोगों को बहरापन या कम सुनाई देने की समस्या होने लगती है, आंख में मोतिया बिंदु की समस्या होने लगती है। अब देखिए कैसे आप इन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर मोतिया बिंद है, कानों में दिक्कत है, कम सुनाई दे रहा है, तो हमें अब तीनों तरफ का बैलेंस देखना है बॉडी का, आगे का हिस्सा क्या संचय हो रहा है, बगल का क्या संचय हो रहा है, अगल का क्या संचय हो रहा है। तो इससे भी आप रोगों की पहचान कर सकते हैं। अब लास्ट और पिछला हिस्सा बचा, शरीर के पिछले हिस्से का संचय कैसे पहचानेंगे? अब यह जो आपने बाकी के तीन संचय देखे, इससे ज्यादा खतरनाक पीछे वाला संचय होता है। कैसे पहचान करेंगे?
इसमें पीठ पर सूजन होती है। आपने देखा होगा गर्दन का पिछला हिस्सा, कंधे का हिस्सा थोड़ा सा उभर जाता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति आज के समय में नहीं जिसको इस तरह की समस्या नहीं होती हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जब मोबाइल लगा के, तकिया लगा करके रेगुलर उस वे में होते हैं, तो जिससे कुब्बड़ निकलने की संभावना रहती है, स्पाइनल निकल जाता है, कंधे गोल हो जाते हैं, और सिर तक इसका मतलब होता है ना कि शरीर का जो पिछला हिस्सा होता है वो एक मांस चढ़ जाती है वहां पे, और फिर स्पॉन्डिलाइटिस जैसी दिक्कत होने लगती है। ठीक। गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है वहां का जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे स्टिफनेस मतलब कड़ापन आने लगता है। और सिर, इसके कारण से जो सिर का पिछला हिस्सा है बार बार प्रेस 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 होने से वो चौड़ा होने लगता है। ललाट पर चर्बी की गद्दी सी दिखाई देने लगती है। मतलब ये जो ललाट का हिस्सा हुआ, लगा रहे हैं रेगुलर पीछे तकिया और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इससे ललाट पर भी आपके फर्क समझ में आने लगता है। अब समझिए, प्रेस यहां कर रहे हैं, इंडिकेशन कहां पे होगा? ऐसे लोगों को ध्यान देना है, बवासीर और मस्से की शिकायत ज्यादा होती है, गुर्दे खराब होने की शिकायत ज्यादा होती है, चाल उनकी सही नहीं रहेगी, वो हल्का सा डगमगा करके आप थोड़ा सा जो होता है ना, प्रॉपर चाल उनकी नहीं रहेगी। और एक बार मतलब इस तरह की दिक्कत बवासीर की और बाकी चीजों की आ रही है, तो पीछे का मेजरमेंट अपना सही कराइए, गर्दन के पिछले हिस्से का और कंधे के हिस्से का मेजरमेंट सही कराइए। और इन सब चीजों के सही कराते ही जो आपका स्नायु संबंधी रोग है यह भी दूर होगा, स्मरण शक्ति जो आपकी कम हो रही ये भी सही होगी, मस्तिष्क के विकार मतलब इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो कम होने लगेगी। इसके अलावा आगे जो आप रीढ़ की हड्डी, कुछ लोग होता है झुक करके चलते हैं, तो झुक के चलना बंद होगा, पुराना दमा या इस तरह का समस्या है तो वो भी दूर होगा। तो ये चारों तरह का संचय आप खुद से पहचान कर सकते हैं। और पहचानने के बाद रोगों से संचय को जोड़ना और संचय से रोगों को जोड़ना, जैसे ही आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। वैसे आप सभी के लिए एक मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि वाराणसी में हमारे 9, 10, 11 नवंबर को क्लेंजिंग थेरेपी का बड़े कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिस कैंप में भी ये एक एक चीजें, रोगों के पहचान की एक एक चीजों का प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। मैं खुद इस सेशन को एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कराऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आप यहां से वापस जाने के बाद अपने क्लिनिक पे धड़ल्ले के साथ काम कर सकें, बिना पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा प्रेशर दिए, बिना कोई जांच का उनको लेवल थमाए। आप स्वयं उनकी क्विक जांच करें, जांच से रोगों को पहचानें, निदान खुद करें और निदान बताएं कैसे हो सकता है। और इन संचयों की पहचान करने के बाद आगे के सेशन में आपको यह भी बताया जाएगा कि कैसे इन संचयों को हटाया जा सकता है। ठीक। तो अभी एक अब आ जाते हैं, चारों हो चुका है, मिश्रित संचय। आज के समय में मिश्रित संचय की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। क्योंकि जो खाते हैं तो चौतरफा वो बढ़ने लगते हैं, और ये ज्यादातर देखा गया कि इस चारों संचय आजकल लोगों में एक साथ पाए जाते हैं। सिंगल सिंगल है तो अलग अलग पहचान करिए, और चारों है तो चारों की पहचान करिए। हमने आपको आगे का बता दिया, पीछे का बता दिया, अगल का बता दिया, बगल का बता दिया। अब मिश्रित संचय की पहचान कैसे होगी? जो पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसे हैं, जिनके शरीर में विभिन्न भागों में संचय होता है, उनकी अवस्था और खतरनाक हो जाती है। मतलब कहीं चेस्ट पे हो रहा है, कहीं आगे निकला हुआ है, ज्यादा पीछे निकले हुआ है, जंघाएं खूब मोटी मोटी हैं, पैर का बैलेंस सही नहीं है, ऐसे लोगों की स्थिति और खतरनाक होती है। ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए एज का कोई बाउंडेशन है, किसी भी उम्र में हो जाता है। और अगर ये संचय कम उम्र में हुआ तो ज्यादा तकलीफ दे होता है, और ज्यादा उम्र में तो और तकलीफ दे है ही। ऐसे व्यक्ति देखने में आपको बिल्कुल फूले हुए नजर आएंगे। कुछ व्यक्ति हेल्दी नजर आते हैं, लेकिन हेल्दी नजर आने में भी उनको तो लगता है हेल्थ है, लेकिन बोलेंगे कि सर शरीर तो लंबा चौड़ा है, जान बिल्कुल नहीं है मुझे, 4 कदम चल देता हूं तो हांफने लगता हूं। ये सारा कुछ उनके शरीर में एक्स्ट्रा संचय की वजह से है। अगर कोई भी व्यक्ति 100 मीटर भी अगर ढंग से नहीं चल पा रहा है, 50 मीटर भी नहीं चल पा रहा है, तो यह वो जान ले कि अब जो शरीर में उसके चीजें हैं वह उसके क्षमता से ज्यादा है, शरीर उसका वजन है, इसीलिए शरीर उसका लोड नहीं ले पा रहा है। आप उसको बिल्कुल मशीनरी की तरह पहचानिए कि अगर मोटरसाइकिल से ट्रक का लोड ढोना हो तो क्या चल पाएगा? तो इसी तरीके से हमारे शरीर का भी मैकेनिज्म है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा लाद लिया तो समस्या होगी। और एक बात, आजकल जो लोग देख रहे हैं ना कि यार आदमी तो भला चंगा था, बिल्कुल स्वस्थ था, एकदम अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और स्वस्थ व्यक्तियों में काउंट किया जाता था, लेकिन उसकी अकस्मात मृत्यु हो जा रही है। अचानक कार्डियक अटैक आ रहा है और आदमी निकल लिया।
ये सारा कुछ शरीर में संचय के कारण है। हमारे जो भी पूरे भारत में क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप होते हैं, वहां पे इस तरह के जांच की व्यवस्था रखी जाती है कि आपके बॉडी का एक्चुअल वेट क्या है, आपकी उम्र के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार, आपके आपका स्वास्थ्य कितना है, आप कितने अंडर वेट हैं, कितना वजन आपका ज्यादा है, उस हिसाब से हमारे क्लिनजिंग थेरेपी कैंप में एक एक चीज की प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी चीजें भी वाराणसी के कैंप में कराई जाएंगी। प्रैक्टिकली केवल कराया ही नहीं जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को ये सिखाया जाएगा। ठीक। अब जब सारे शरीर पे बोझा लद जाता है, तो वह बोझा कहां पहुंचता है? पहुंच जाता है फेफड़ों तक, हृदय के पास तक, जिसके परिणाम स्वरूप हृदयाघात जैसी चीजें होती हैं या इस तरह की समस्या हो जाती है। ठीक। तो अब आप साथियों को ध्यान देना है कि किस तरह से शरीर का वजन बढ़ रहा है, तो इससे रोगों की पहचान करनी है, और पहचान के साथ साथ उसको दूर कैसे करना है यह भी आपको सीखना है। ठीक। इसके अलावा आप एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे चलते हैं, जिससे आप शरीर पूर्ण स्वस्थ है या नहीं इसको जांच कर सकते हैं। जैसे मैं अंग का नाम बोल रहा हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखे रहेंगे आपके लिए काम करना आसान होगा। तो अंग का नाम लिख लीजिए, स्वस्थ शरीर लिख लीजिए और अस्वस्थ शरीर लिख लीजिए। 3 कॉलम बना के लिख सकते हैं, तो आप पहचान कर पाएंगे आसानी से। पहला, पूर्ण शरीर, पूरे शरीर को लिखिए। पूरा शरीर अगर सुंदर है, सुडौल है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन ये बायोमार्क इसका क्या है? इसका मार्क वही है कि पीबीएम, जैसे हम शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इन सब चीजों के लिए कुछ बेसिक जांच की आजकल जरूरत है। हमारे पूरे भारत में जितने भी क्लिनजिंग थेरेपिस्ट हैं, अब तक उनको इस विषय में सारी रीडिंग पता है। आपके बॉडी का पूरा बायोमार्क करते हैं, आप स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं उसको पूरा बता के क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाता है। अब उसके बाद सिर के विषय में, आपको सिर का जांच कैसे कर पाएंगे? सिर जो है कि आपका औसत आकार का, अगर साधारण है, औसत आकार का है, तब तो ठीक है। और अधिक स्थूल, मतलब अगर छोटा है तो भी समस्या और बड़ा है तो भी समस्या है। तो सिर की जांच कैसे करेंगे? उसकी आकृति के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद बालों पे आते हैं। बाल, बाल वाले स्थान पे जो सिर का हिस्सा है, भरपूर बाल होने चाहिए। अगर गंजापन है तो ये भी बायोटीन की समस्या है, बायोटीन की कमी है। ठीक। चलिए, और अगला पहचान, मस्तिष्क। अब ये मस्तिष्क आपका एकदम स्पॉट है, कोई भी इस पे रेसेस नहीं है, लाइनिंग नहीं है, तब तो आप स्वस्थ हैं। नहीं, अगर चर्बी है, झुका हुआ है, दबा हुआ है और बहुत सारी लाइनिंग बन रही है, तो ये ठीक नहीं है, ये अस्वास्थ्य का पहचान है। आंखें, आंखों से कैसे पहचान होगा? अब आंखें आपकी जिसको बोलते हैं ना, संस्कृत के दोहों में और बाकी चीजों में, मृगनयनी जैसी आंखें हैं, बड़ी आंखें हैं, छोटी आंखें हैं। ठीक। इसी तरीके से आप स्वयं आंखों की पहचान कर सकते हैं। प्रसन्न आंखें, तनाव रहित आंखें, चुराई गई आंखें, मिलाई गई आंखें, आंखों से भी रोगों की पहचान करिए। तो अगर आंखें अधमुदी, मतलब होता है आंखें आप पूरी तरह से खोल नहीं पा रहे हैं, बुझी बुझी है, तनाव युक्त है, अगर इस तरह का है, तो आंखों से भी आप रोगों की पहचान कर सकते हैं। अब नाक, नाक पे आते हैं। नाक से कैसे पहचान करेंगे? सुगठित, न पतली न मोटी, मतलब एक जैसे होता है ना कि शरीर पे एकदम एग्जैक्ट आपको जो नाक रहनी चाहिए वैसी है, तब तो ठीक है। कुछ लोगों का बाई बर्थ, अगर उनके फैमिली में किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, वो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन इसके अलावा अगर असहज जैसी स्थिति, मतलब शरीर से आपके फेस की आकृति से बड़ा आपकी नासिका लग रही है, तो ये आपके अस्वस्थ की पहचान है। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि बॉडी में कहाँ संचय हो रहा है, जिसका ये इंडिकेशन है। फुली हुई या मोटी नाक नहीं होनी चाहिए। मुंह, अब आप बातचीत करते समय या सोते समय नॉर्मली आपके होठ बंद हो जाते हैं, तब तो ठीक। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि सोते समय मुंह खुल जाता है, बंद करने पर भी दांत दिखाई देता है उनका, होठ बंद करने पर भी। यह भी इंडिकेशन है कि कुछ न कुछ शरीर में इनके संचय हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मुंह खुला रह जा रहा है। इसके अलावा होठों की बनावट, आपके होठ जो है उससे भी आपके स्वास्थ्य की पहचान होती है। होठ आपके नॉर्मल हैं, गुलाबी हैं, रूखे सूखे हैं, इससे भी आप रोगों की पहचान कर सकते हैं। चेहरे पे आते हैं। अब पूरे चेहरे की बात एक साथ करते हैं। अंडाकार कानों के नीचे अगर स्पष्ट है, मतलब होता है ना चेहरे की आकृति आपकी अंडाकार, अगर देखा जाए तो एक स्वरूप होता है, अगर इस शेप में आपकी शरीर की आकृति है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इससे विभिन्न आकृति है, थोड़ी अस्पष्ट है,
कान ज्यादा बड़े बड़े हैं, नाक जैसे मैंने बताया बड़ा है, आंखों के कुछ साइज में दिक्कत है, इस अस्पष्टता है, तो हमने फेस का बताया, होठ का बताया। ये सारी चीजों को आप डीप देख करके पहचान कर सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अब आते हैं आपकी ठुड्डी पे। अगर ठुड्डी गोल है तब तो ठीक, अगर कोणाकार है, किसी किसी का बाहर निकला रहता है, वैसा है तो ये स्वास्थ्य, व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। उसके बाद गर्दन पे आते हैं। गर्दन अगर आपकी पतली है, छरहरी है, तब तो ठीक। ज्यादा मोटी है तो समस्या है, क्योंकि गर्दन से भी फैटी लीवर की पहचान होती है। तो गर्दन आपका सामान्य होना चाहिए, न कि बहुत गोल, न कि बहुत मोटा। गोल और मोटा किसका होता है? जो बहुत मोटे होते हैं उनका गोल और पूरा मोटा सा होता है, गर्दन और पूरा मिला हुआ। अब उसके बाद आता है आपका छाती। छाती किस तरह का होना चाहिए? धनुषाकार होना चाहिए। अब धनुषाकार मैं क्यों बोल रहा हूं? पुरुषों की छाती अक्सर, जो जिसको सिक्स पैक बोलते हैं, सिक्स पैक का होना जरूरी नहीं है, लेकिन धनुषाकार आकृति आपके चेस्ट के इस हिस्से का होना चाहिए। अगर इस तरह से आपकी छाती बन रही है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। पुरुषों के लिए ये है, ठीक है। उसके बाद पेट। पेट का हमने पूर्व में भी बताया है कि पेट अक्सर छाती से कम होना चाहिए। और माताओं बहनों के लिए क्या बताया था? कि माताओं बहनों का पेट उनके कमर से कम होना चाहिए। ठीक, तो ये जो है आकृति के अनुसार भी आप रोगों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा पांव। अब जो पैर होते हैं आप देखेंगे, जो भी लोग आर्मी, पुलिस या किसी भी देश की सैनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनका इन चीजों का बड़ा डीप जांच होता है। उनके पैर कैसे हैं, किसी का तिरछा तो नहीं है, मोटा तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, अटपटा सा तो नहीं है। तो पैर कैसे होने चाहिए? सीधे होने चाहिए, गठीले होने चाहिए, जंघा और पैर का हिस्सा मांसल होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पैर छोटे हैं, दुबले पतले जरूरत से ज्यादा हैं, और दोनों पैर की आकृति बराबर नहीं है, तो ये आप अस्वस्थ हैं, इसकी पहचान है। अब त्वचा से पहचान करते हैं। त्वचा से कैसे पहचान होगी? त्वचा आपकी नम होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए। अगर ऐसी त्वचा है, बच्चों जैसी त्वचा है, तो इट मीन्स आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर लसलसी, मतलब होता है जैसे पसीने से आदमी भींगा हुआ हो, इस तरह की त्वचा हो, ठंडी ठंडी त्वचा हो, किसी के से हाथ मिलाई और उसके हाथ में ठंडापन हो, रूखापन हो, ये टच करने से ही पता चल जाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। देखते हैं आप लोग, कभी कोई जो वैद्य जी लोग होते थे पुराने, वो हाथ केवल लगाते थे और बता देते थे ये समस्या, क्योंकि उनको टच करने भर से ही पता चल जाता था, क्योंकि वो उस स्किन को पहचान जाते थे। ठीक, तो ये सारी चीजें, जितना आप डीप इसमें जाएंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप रोगों की पहचान करेंगे। अब आखिरी आता है इसमें गतिशीलता। व्यक्ति चल के आपके सामने से आ रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो चाल से पहचान जाते हैं कि इनको कौन सा रोग है। तो ये सारी चीजें भी वाराणसी के कैंप में आपको सिखाई जाएंगी। आप चल के आएंगे और चलने भर मात्र से आप रोगों का पता कैसे लगा सकते हैं, ये सिखाया जाएगा, बताएगा। तो जब व्यक्ति नॉर्मल चाल चलता है, कुछ लोग घूम करके चलते हैं, कुछ लोग विशेष स्थिति में पैर उठा के चलते हैं, कुछ पैर घसीट के चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके जो बॉडी का अंगों का पहचान है, किस तरह से आप एक एक चीज को डीप सीख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, और आग्रह भी करूंगा कि 8:30 तक ही हम लोग सवाल को लेंगे, ताकि सेशन बहुत लंबा न खींचे। ठीक है, तो सुरेश सर आपसे आग्रह करेंगे, प्रश्न उत्तर का सेशन स्टार्ट किया जा सकता है। बाकी किसी के मन में अगर कोई डाउट है, या कोई अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको लेकर के कोई आशंका है, तो निश्चित रूप से आप बातचीत कर सकते हैं।